Yes. Let's continue our discussion by taking the same example in the last lecture. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था बाय कुर्जर एल्गोरिथम, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी भी है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ये मेथड यूज करें, ये मेथड यूज करके आप एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करें, तो फिर तो आप अपनी मर्जी से किसी भी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। लेकिन अगर मेथड मेंशन किया जाता है तो फिर आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब ये है कि यही हम मैट्रिक्स लास्ट लेक्चर में हमने इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था। तो अब यहाँ पे आज एक और इसका अल्टरनेटिव मेथड है कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जो दो मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सके, लेट्स से अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए को हम ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स को। और अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जो दो मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सके और साथ उसके साथ ये कंडीशन है कि वो जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में कम्यूटेटिव, बी सी इज इक्वल टू सी बी, मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव, तो देन वी कैन राइट e की पावर ए टी इज इक्वल टू e की पावर b प्लस सी टी, e की पावर बी टी टाइम्स e की पावर सी टी। यानी कि ये भी एक हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, ये भी मैट्रिक्स आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हम एक्सपोनेंशियल ऑफ यानी कि e की e पावर मैट्रिक्स ए टाइम्स टी यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर हम किसी मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकें दो मैट्रिक्स के सम में, और वो जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में वो कम्यूटेटिव हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव। तो देन वी कैन राइट e की पावर ए टी, इस तरह हम दो मैट्रिक्स को अलग अलग से हम सॉल्व करके तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हम एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में वो तो बहुत लेंथी था प्रोसेस, लेकिन उसको हम अगर शॉर्ट वे में ये प्रॉपर्टी वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखें ए को हमने डिकम्पोज कर लिया। अब देखें बी ये मैट्रिक्स है और सी ये है, तो बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन सी आएगा। बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम इसके साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर यही आएगा, सी मैट्रिक्स आएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कम्यूटेटिव की, तो इस वास्ते हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह e की पावर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं e की पावर बी टी, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल ऑफ विद मैट्रिक्स बी। तो बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में e की पावर टी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये एक रिजल्ट है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो जब e की पावर में डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो आंसर हम लिख सकते हैं e की पावर टी, e की पावर टी एंड, यानी कि यहाँ पर कुछ भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, लेट से यहाँ पे टी या टी स्क्वेयर या टी क्यूब है, तो हम यानी कि e की पावर में लिख देंगे e की पावर टी, e की पावर टी स्क्वेयर, e की पावर टी क्यूब, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसको हम एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स को। तो बाय पावर यानी कि उसकी मैक्लैरेन सीरीज ओपन करके सीरीज की फॉर्म में लिख के तो हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या इसका यही हुआ, ये इसका यही आंसर आएगा कि हम e की पावर में अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट भी है। तो नेक्स्ट e की पावर बी ऑफ टी हमने कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह हम e की पावर सी टी है तो उसको मैंने ऐसे, यानी कि आप इस जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसको भी आप इसी तरह यूज करके तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास यही आएगा, हमारे पास यही सीरीज बनेगी। ठीक है, तो डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स का जो स्केयर आएगा ना, जब जैसे कि ऊपर ये टी स्केयर ये मैट्रिक्स है ना ये वाला, तो जब डायगोनल मैट्रिक्स का यहाँ पर आप स्केयर लोगे तो वो सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट्स के है ना एलिमेंट्स हैं उनके स्केयर होते जाएंगे, फिर क्यूब पे डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्यूब होता जाए। बाद में जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर भी e की पावर टी की मैक्लैरेन सीरीज आ जाएगी, यहाँ पर भी जब सारी मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि ये जो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो
मैक्लैरेन सीरीज होंगी e की पावर t। तो अगर यहाँ पे t होता, फर्स्ट एंटी t है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, यहाँ पे और है, तो फिर वो अलग-अलग से e की पावर में, यानी कि वो मैक्लैरेन सीरीज बनी e की। तो यही इसको अब e की पावर सी टी कैलकुलेट करना है। तो सी मैट्रिक्स ये था हमारे पास के 0 0, जैसे कि ये है 0 2 0 0 0 2। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स e की पावर सी टी, ये मैक्लैरेन सीरीज, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स टी ओवर 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 1, टी स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने सबसे पहले लिख ली, मैट्रिक्स ये आ गया साथ टी प्लस सी स्क्वायर मैट्रिक्स। जब सी को सी के साथ आगे हमने इसको एक्सपेंड किया है। ओके, नेक्स्ट, यस, जब सी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे, सॉरी सी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, सी का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 2 था यहाँ पे, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके तो चेक कर सकते हैं। फिर मैंने उसको टी स्क्वायर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जब आगे जो होगा क्यूब पे, वो 0 आ जाएगा। ये जो क्यूब पे है ना, मैंने टी स्क्वायर तक लिखा है, आगे सो ऑन टू टी क्यूब है। तो जब इसी मैट्रिक्स को आप 2 टाइम, इस मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 2 0 0 0 0 0 0। जब अगेन आप क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो फिर इसी मैट्रिक्स को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसका आंसर जो है ना वो 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इसलिए वो जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और बस ये तीन जो है ना, इन तीनों का हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने टी और टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 1 2 टी स्क्वायर, ये हमारे पास e की पावर सी टी, यानी कि ये मैट्रिक्स आ गया। तो जो हमने रिजल्ट यूज किया करना है e की पावर ए टी, दैट इज इक्वल टू e की पावर बी टी टाइम्स e की पावर सी टी। तो ये भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये भी मैट्रिक्स है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर टी 2t e की पावर टी। ये एक मैट्रिक्स आ, और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो लास्ट एग्जाम, यानी कि यही जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तो मैंने ये सोल्यूशन डायरेक्टली लिखा था। आई थिंक आप लोगों ने वो वेरीफाई कर लिया होगा कि वो मैंने एक स्टेप मिस कर दिया था, जो इंटीग्रेशन लेनी थी। तो आज ये देखें वही आंसर उसी से मैच हो रहा है। तो इट मीन्स के ये भी मेथड जो है, इस मेथड से जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। तो ये दोनों सेम है, और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा ये मेथड जब मैट्रिक्स ए को हम दो मैट्रिक्स के सामने इस तरह डिकम्पोज कर सकें कि बी और सी आपस में कम्यूटेटिव हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन इट इज पॉसिबल। ये भी एक वे है, अल्टरनेटिव मेथड है एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना। वी हैव अ रिजल्ट, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला। assume that A is an n by n continuous matrix on an interval I, and B is the continuous vector function on I, and phi is the fundamental matrix. Fundamental matrix तो जाहिर है homogeneous system का होगा। Then the solution of the initial value problem, this non-homogeneous solution, non-homogeneous equation का जो solution होगा वो हमारे पास होगा x of t is equal to phi of t fundamental matrix and phi inverse t0। जो t0 इनिशियल कंडीशन है उसके ऊपर आपने phi of t कैलकुलेट करना है, उसके बाद phi of t0, t को t0 से रिप्लेस करके तो उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, x0 हमें गिवन है, प्लस phi of t t0 to t phi इनवर्स s ds ds, ये है इसका सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये अगर जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स है, जो अगर मैट्रिक्स ए जो है
वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कांस्टेंट है। तो फिर तो आप e की पावर ए टी यानी कि वही जो हमने लास्ट लेक्चर में इसका स्पेशल केस था, वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट का, कि e की पावर ए टी आपने कैलकुलेट कर लिया बाई पुर्जर एल्गोरिथम, और भी वेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए टी जो है वो कंटिन्यूस मैट्रिक्स है, लाइक इसकी जो एंट्रीज हैं वो अगर कांस्टेंट कांस्टेंट्स नहीं है, तो फिर भी फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइव टी कैसे कैलकुलेट करना है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक रिजल्ट है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अज्यूम, ये हमारे पास रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। अज्यूम ए एफ टी इज कंटिन्यूस n by n मैट्रिक्स फंक्शन ऑन एन इंटरवल i इफ ए टी टाइम्स ए एस, टी को आपने एस से रिप्लेस करके, अगर ये दोनों मैट्रिक्स को हम यानी कि टी को अगर एस से रिप्लेस करते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है अगर वो कम्यूटेटिव हैं, then phi of t fundamental matrix is equal to e की power t0, this is the initial condition, initial value t0, and t a s d s। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस मैट्रिक्स को इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट इनिशियल वैल्यू होगी और अपर लिमिट टी पुट करके, तो हम एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स यानी कि ये निकाल लेंगे जो कि फंडामेंटल मैट्रिक्स होगी। फंडामेंटल मैट्रिक्स जब हम निकाल लेंगे, तो फिर हम फंडामेंटल मैट्रिक्स को इसी वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला में यूज करके, तो हम सॉल्यूशन इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम का लिख सकते हैं। इसी रिजल्ट, ये दो रिजल्ट्स हैं जो यूज करेंगे, तो हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो दिस इज द नॉन होमोजेनियस सिस्टम, हियर a is 1 over t, 0 0 2 over t। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो a है, दिस इज नॉन कांस्टेंट, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट्स नहीं है। तो इंटरवल जो हमें गिवन है वो 0 टू इन्फिनिटी है। तो इस इंटरवल के ऊपर देखें तो ये सबसे पहले तो इसकी जो यूनिकनेस है, यानी कि सॉल्यूशंस की यूनिकनेस है, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था शुरू में बुक में, कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो हैं वो कंटिन्यूस हों ओवर द इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये देखें, ये मैट्रिक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं ए और बी की, वो कंटिन्यूस हैं ओवर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट करेगा बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। तो हमारे पास जो ए एफ टी मैट्रिक्स है वो 1 ओवर टी 0 0 2 ओवर टी, ए एस क्या होगा 1 ओवर एस, एफ टी को हमने एफ से रिप्लेस कर दी है। तो अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि वो थ्योरम एप्लीकेबल है भी कि नहीं इसके ऊपर। जब दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर टी एस 0 0 4 ओवर टी एस। तो ये देखते हैं, ये भी टी और एस, ये अगेन ए एस ए टी, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम इसको भी ए एस को ए टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही हमारे पास मैट्रिक्स है। तो फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर टी 0, हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी वो 1 थी, 1 टू टी ए एस डी एस, ई की पावर 1 टू टी। इसी तरह मैट्रिक्स जो है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट टी, इसका लॉग एस, लॉग एस में अपर लिमिट टी है तो लोअर लिमिट 1 है, जब वो पुट करेंगे तो वो लॉग ऑफ टी आ जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, तो जब ई ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको बताया है कि वो ई की पावर में, यानी कि हम लिख सकते हैं ये एंट्रीज जो है, तो जब ई की पावर में लिखेंगे तो ये e की पावर log ऑफ टी एंड e की पावर 2 log ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स आ गया, जो कि ये डायग्राम है। फंडामेंटल मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिए होमोजेनियस सिस्टम का। अब हम इसी को यूज करके बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। टी 0 फाइव टी हमने लिख लिया, उसके बाद फाइव इनवर्स 1, टी 0 हमारे पास 1 है, ठीक है। तो टी 0 1 है, तो जब हम टी 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो जो कि 1 है, तो ये 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स इटसेल्फ होगा, तो हम उसको
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिख लेंगे यहाँ पे। x0 हमारे पास 1 माइनस 2 है, प्लस फंडामेंटल मैट्रिक्स लिख लिया 1 to t, एंड फंडामेंटल मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट किया। फंडामेंटल मैट्रिक्स ये जो t, इसका जब इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा 1 over s 0 0 1 over s square। तो इस मैट्रिक्स को जब आप बी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एस 1 over s। जब इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट t एंड लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह जब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 over 2 t क्यूब माइनस t। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम सम इसका इनका सम कैलकुलेट करेंगे तो 1 over 2 t क्यूब प्लस 1 over 2 t। तो जब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम का जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो इस वे से हमने वो भी सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें ए एफ टी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आई मीन कि उसकी जो एंटीज हैं वो कांस्टेंट्स नहीं है, वो वेरिएबल है, लेट्स से टी है। तो हम ये जो रिजल्ट जो हमें दो आज पढ़े हैं इन दोनों को यूज करके तो हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और होमोजेनियस का भी ऑफ कोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होमोजेनियस का सबसे पहले फंडामेंटल मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये एक असाइनमेंट है आपके लिए, असाइनमेंट नंबर 1। let a of t is equal to minus a, prove that for all t greater than 0 exponential matrix is orthogonal। उसके बाद let x1 and x2 be the solution of this system where a is continuous function on I think I should write here p of t। ये मैं आई थिंक यहाँ पे मिस कर गया हूँ, मे भी मैं इसकी ये पिक्चर आपको दोबारा सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखना है बी एफ टी वेयर ए एंड बी आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आई, प्रूव दैट दिस आर एफ टी इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये दो क्वेश्चन है एज असाइनमेंट आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो ये आपने मुझे कल तक ये 24 आवर्स हैं आपके पास, ये असाइनमेंट आप सेंड करें, कल तक हो जाएगी ना ये दो क्वेश्चन। सर एक्चुअली आज ना हमारा पेपर है तो हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे दें। जी सर, आज हमारा 4 बजे पेपर है। आज जी यस सर। जी सर, आज 4 बजे पेपर है सर। फ्लूट का यानी कि मिड टर्म का पेपर है ना आपका? यस सर। जी सर। अच्छा ठीक। तो दूसरा एहसान साहब का हो गया मिड टर्म का पेपर? नो सर, अभी होना है। नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर। उनको भी मैंने कल बताया था, मतलब ये है कि नेक्स्ट क्लास में फिर आपका ओडी का पेपर होगा, तो प्लीज बी रेडी। नेक्स्ट आई मीन के नेक्स्ट संडे ओडीई का पेपर होगा। और आप ये असाइनमेंट जो है, इस असाइनमेंट को आप ठीक है 2 दिन ले ले, नो प्रॉब्लम। इज इट ओके? थैंक यू सो मच सर। 2 दिन आप ले लें, नो प्रॉब्लम। तो ये असाइनमेंट आपने 2 दिन तक सबमिट करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम होगा, मिड टर्म एग्जाम। आई थिंक 20 मार्क्स का फ्लूट का एग्जाम है ना आज आपका? जी सर। हाँ जी 20 मार्क्स का। जी सर, 20 मार्क्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपका ओडी का एग्जाम होगा। और बी रेडी कि हो सकता है कि मैं एहसान साहब से बात करता हूँ, आपका लीव हो जाएगा कभी नेक्स्ट वीक ही।
यानी कि वही नेक्स्ट एक ही रखें, दो की एक प्रिपरेशन ही रखें ना, एक आपके पास एक वीक में सर एक ही रखें सर, वो आपके पास उससे नेक्स्ट में कर लें। चलें फिर ठीक है, नेक्स्ट आप रेडी रहें ओडी के हवाले से। तो मैं एहसान साहब से बात करता हूँ कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। उन्होंने भी एग्जाम तो लेना है ना, असल में आगे टाइम कम है, तो टाइम कम होने की वजह से हमें ये चीज़ें, एक तो सेमेस्टर पहले ऑलरेडी यानी कि बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, तो उस हवाले से ये चीज़ें जो है ना वो विद इन टाइम होनी चाहिए। तो देखते हैं फिर, अभी तो मैं और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना चाह रहा था नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आप नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है आपका इस, और ये असाइनमेंट भी आपने करनी है, तो मैं यहाँ तक ही इसको करता हूँ ख़त्म। और हाँ, एक और असाइनमेंट, जो असाइनमेंट 2 मैंने आपको देनी है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ द लीनियर सिस्टम। वो आपने मुझे एग्जाम के बाद सबमिट करवाना। आपने स्टेबिलिटी ऑफ द लीनियर सिस्टम के ऊपर एक असाइनमेंट तैयार करनी है, जिसके अंदर वो सारा मटेरियल लिखना है। फॉर एग्जांपल के मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सिस्टम जो, लेट मी ओपन द बुक फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं बुक ओपन करके आपको बताता हूँ। वो आपने असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है और वाइवा एग्जाम भी होना है, तो जाहिर है अगर आप असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर वाइवा भी उसी से रिलेटेड होगा और जो हमने पीछे पढ़ा है। तो लेट मी ओपन द आई थिंक हियर, जैसे कि ये मैंने अभी एक बुक देखा था, लेट मी ओपन अगेन, ये मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगी। ये सर जी सर ये एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी पूछें। सर ये जो आपने सर्च की, ये जो आपने टॉपिक सर्च किया, ये क्या लिखना है, शॉर्टकट की क्या यूज कर रहे हैं आप इसकी? इसकी स्टेबिलिटी की, जी सर, जैसे आपने अभी फाइंड किया है बुक में से टॉपिक फाइंड किया है। वो कंट्रोल एफ करके तो हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कंट्रोल एफ करके मैं लिखता हूँ, हर बुक में डिफरेंट वे से उसको यानी कि डिफाइन किया गया है। तो स्टेबिलिटी आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप ओके सर। इंटरनेट से भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ द लीनियर सिस्टम, और अगर इसमें स्टेबल असिम्प्टोटिकल यानी कि सॉल्यूशंस जो हैं, रेस्ट, बाज़ बुक्स में रेस्ट पॉइंट्स निकाला गया है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकाला गया है। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन मीन कि जहाँ पे चेंज ना आए, जो कांस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर dy by dx इज इक्वल टू y है, तो इसका जो कांस्टेंट सॉल्यूशन होगा वो y, जब dy by dx को हम 0 के इक्वल पुट करें तो y इज इक्वल टू 0 इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन। लेट मी, अभी बुक्स तो मैं दोबारा वो ओपन करना पड़ेगी, मैं आपको अभी हिंट देता हूँ थोड़ा सा कि लेट्स सी अगर dy over dx है तो इसमें y एंड y माइनस 1, ये हमारे पास एक सिस्टम लिखा गया है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वैसे हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे हम जो मेथड हम यूज करते हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन सॉरी, तो उनकी एग्जिस्टेंस और उनके सॉल्यूशंस का बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं। उनके सॉल्यूशंस का बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशंस का बिहेवियर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अब इसमें ये इंजीनियरिंग में ये यूज होते हैं कि जब वो कुछ सिस्टम है उनके पास, फॉर एग्जांपल स्टेडी स्टेट सिस्टम है, तो उस सिस्टम को थोड़ा सा वो उसमें मूवमेंट लेके आते हैं। तो अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोबारा आ जाता है, तो देन वी से दैट द सिस्टम इज स्टेबल। अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आता तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये वहां से यानी कि ये मोटिवेशन हमें वहां से मिली है इंजीनियरिंग से।
तो और भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है ये स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए। तो अब यहाँ पे dy ओवर dx को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हमें जो कांस्टेंट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे y इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 1। तो ये इसके कांस्टेंट सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के y इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 1 देखिए इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रेस्ट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे से इसको नाम दिया गया है। तो अगर हम ग्राफिकली इसको देखें कि ग्राफिकली इसको कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है इस सिस्टम को, कि ये 0 और 1 क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कि सिम्प्टोटिकली स्टेबल है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि फेस पोर्ट्रेट इसका ड्रा कर सकते हैं। फेस पोर्ट्रेट हम कैसे ड्रा करते हैं कि dy ओवर dx है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं f ऑफ y इज इक्वल टू y एंड y माइनस 1। तो इफ f ऑफ y ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तो हम इसमें डायरेक्टली हम पुट करके देख सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट आए, एक 0 आया और एक 1 आया, ठीक है। तो 0 के नीचे बिहेवियर क्या है फंक्शन का, 0 के ऊपर क्या है, और 0 और 1 के दरमियान कर 1 से ऊपर क्या है। तो 0 से नीचे अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल -1/2 पुट करते हैं, तो ये देखें इसका ओवरऑल आंसर जो है ना वो पॉजिटिव आएगा। एफ ऑफ वाई जो है ना वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ वाई लेस देन 0। तो इसको हम इस तरह का एरो लगा देते हैं इसके ऊपर एरो, और उसके बाद 0 और 1 के दरमियान अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 लेते हैं, तो इसका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, तो हम एरो इस तरह यूज करते हैं। उसके बाद 1 से डिक्रीजिंग के, यानी कि ये नेगेटिव साइन के हवाले से। उसके बाद अगर हम 1 से ऊपर बिगर वैल्यू लेते हैं तो वो एरो इस तरह का आएगा, क्योंकि ये जो y की पॉजिटिव वैल्यू है तो ये ओवरऑल आंसर ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये एरो यूज कर रहे हैं। अगर तो अब यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन हमारे पास 0 और 1 थे वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, कौन से हैं। जहाँ पे एरो यानी इनसाइड होगा, यानी कि टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, अगर एरोस की डायरेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की तरफ है तो फिर हम उसे स्टेबल कहेंगे। अगर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो उसे हम अनस्टेबल कहेंगे। तो यहाँ से हमें 1 जो सोल्यूशन मिल रहा है वो अनस्टेबल मिल रहा है, और जो 0 है वो स्टेबल मिल रहा है। तो इसको ग्राफिकली अगर हम फेस इसके डायग्राम ड्रा करें तो 0 सोल्यूशन तो इसका ये आ जाएगा, जो 0 सोल्यूशन है वो तो ये आएगा, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद एक y इज इक्वल टू 1 है। अब इसकी जो इसका जो फेस पोर्ट्रेट है, इसकी जो वेक्टर फील्ड है वो कैसे ड्रा करें। जो सोल्यूशन कर्व्स हैं कि जो 1 था वो जो 1 है वो अनस्टेबल है, जो 0 है वो स्टेबल है, ठीक है। तो इसकी जो सोल्यूशन कर्व्स होंगी वो हम इसको यूं इस तरह डिफाइन करेंगे, और यहाँ से जब लेफ्ट हैंड नीचे से जाएंगे तो ये होगा, और यहाँ से हम ऐसे मूव करते हैं। यानी कि ये देखें तो ये जो y0 अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल t0 से, तो ये जो सोल्यूशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम सोल्यूशन y इज इक्वल टू 1, ये अनस्टेबल है। क्यों? इसमें जितनी भी सोल्यूशन कर्व्स हैं वो दूसरी, यानी कि इससे जो सोल्यूशन कर्व है हमारे पास ये वाली y इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट सोल्यूशन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारे पास जो सोल्यूशन कर्व्स है, यानी कि वो एक पॉइंट पे, यानी कि इस हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है पर्टिकुलर वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी यानी कि ये y0 मैं इसको कह देता हूँ y0 माइनस हमारे पास जो इसका लेट्स सी दिस इज द t0, ये हमारे पास t0 है, ये y0 है फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास y1 है। इसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन का जो ये जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन कर्व्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि ये सोल्यूशन जो है वो दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। सोल्यूशन कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन से अवे जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है,
डाइवर्ज कर रही हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट, ये जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 1, ये अनस्टेबल है। और y0 को अगर देखें तो y0 पे देखें जितनी भी सॉल्यूशन कर्व्स हैं वो सारी मूव किस साइड पे कर रही हैं, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है, अगर सॉल्यूशन कर्व्स का और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन का डिस्टेंस यानी कि डिक्रीज होता चला जाए, आई मीन डिक्रीज ना भी हो लेकिन फिक्स रहे कम अज कम, तो फिर भी हम उसको स्टेबल कहते हैं। अगर इतना डिक्रीज हो कि वो बाद में वो उसी को अप्रोच कर दे तो फिर उसको हम असिम्प्टोटिकली स्टेबल कहते हैं। स्टेबल उस फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सॉल्यूशन है ना, ये एक सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्यूशन कर्व्स हैं वो इस तरह है। तो ये सॉल्यूशन कर्व्स जो हैं वो सारी हैं तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जो है ना उसके दरमियान यानी कि बिल्कुल उसी के अराउंड मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो ये नहीं कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा, जो डिस्टेंस बिटवीन द सॉल्यूशन कर्व एंड इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से लेस देन है, तो इसे हम स्टेबल कहेंगे। और अनस्टेबल कब होगा? अनस्टेबल इस फॉर्म में होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्यूशन हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, तो इसके दरमियान जो कर्व है हमारे पास वो फॉर